हेलो बच्चों, न्यूक्लियर फिजिक्स को आगे बढ़ाते हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ा था और न्यूक्लियस के अलग अलग प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी, रेडियस, वॉल्यूम, डेंसिटी, उसका मास वगैरह। तो इसी को आगे बढ़ाते हैं। एडिशनल प्रॉपर्टीज, कुछ एक अतिरिक्त गुण जो होते हैं न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, इनको अलग से पढ़ रहे हैं हम। नंबर 1 है मास डिफेक्ट, क्योंकि यहाँ से न्यूमेरिकल पोर्शन शुरू हो जाता है। मास डिफेक्ट को डेल्टा एम से दिखाते हैं और मास डिफेक्ट का मतलब होता है डिफरेंस इन मास। मतलब कहने का ये है कि न्यूक्लियस जो होता है, जिसमें हम जानते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं, तो न्यूक्लियस का जो मास है वो सभी न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के मास के बराबर होना चाहिए। ऐसी हम उम्मीद करते हैं कि उस न्यूक्लियस का जो मास है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास के बराबर होना चाहिए। जितने प्रोटॉन, जितने न्यूट्रॉन, सबको हम ऐड कर दें तो उतना मास उस न्यूक्लियस का होना चाहिए। लेकिन जब हम उसको कैलकुलेट करते हैं या जब उसको हम प्रैक्टिकली पता लगाते हैं तो हमें दिखता है कि वो मास इसके इस मास से थोड़ा सा कम आता है, और मास में जो कमी आती है, इसी कमी को हम बोलते हैं मास डिफेक्ट। जैसे ये न्यूक्लियस है, तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पर न्यूक्लियस के अंदर आपको पार्टिकल्स दिख रहे हैं जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं। तो जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए कि इसके अंदर, सपोज कीजिए, इसके अंदर मान लीजिए कि 10 न्यूट्रॉन्स हैं, 10 इसके अंदर न्यूट्रॉन्स हैं, और मान लीजिए इसके अंदर सपोज की चलो 10 प्रोटॉन हैं। तो हमारे हिसाब से इसका मास कितना होना चाहिए? हमारे हिसाब से इसका मास होना चाहिए 10 न्यूट्रॉन का मास प्लस 10 प्रोटॉन का मास। लेकिन ये हमारी एक्सपेक्टेशन है कि इतना मास इसका आना चाहिए, एक्सपेक्टेड मास है ये। ठीक है ना? लेकिन जो इसका एक्चुअल मास जो आता है वो इस वैल्यू से कुछ कम आता है। यानी कि डेल्टा एम जो होता है वो ये वाला मास एम जो एक्सपेक्टेड है माइनस एम एक्चुअल। एक्सपेक्टेड मास हमेशा ज़्यादा होगा और जो एक्चुअल मास होगा ये हमेशा कम होगा। तो डेल्टा एम यानी मास का जो डिफरेंस होता है, इसी को हम मास डिफेक्ट कहते हैं, जिसको हिंदी के अंदर द्रव्यमान क्षति कहा जाता है। देखो, न्यूक्लियस का जो मास है जैसे कि अगर हम न्यूक्लियस की बात करते हैं तो न्यूक्लियस के अंदर Z प्रोटॉन्स होते हैं। इसका मतलब इन सबका जो मास हो जाएगा वो ZMP हो जाएगा। न्यूक्लियस के अंदर A माइनस Z न्यूट्रॉन्स होते हैं। इन सबका मास कितना हो जाएगा? A माइनस Z इंटू Mn। ठीक है ना? तो इनका जो एक्सपेक्टेड मास हो जाएगा एक्सपेक्टेड मास जो इनका आएगा M
वो हो जाएगा ZmP प्लस A माइनस ZmN। जबकि एक्चुअल मास जो आता है, जो वास्तव में होता है, वो एटम के मास में से इलेक्ट्रॉन का मास हम माइनस कर देते हैं। जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो एटम के मास में से इलेक्ट्रॉन्स का मास माइनस कर देंगे, तो ये इसका एक्चुअल मास होता है। और इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसे हम मास डिफेक्ट कहते हैं। तो मास डिफेक्ट होता है m माइनस m एक्चुअल, और ये हो जाता है ZmP प्लस A माइनस ZmN माइनस m एटम माइनस ZmE। ये फॉर्मूला याद करने के बजाय आप ये समझ लीजिए कि कैसे आपने इसको पता लगाया है। तो डेल्टा एम अगर आपको पता लगाना है तो डेल्टा एम कैसे पता लगाएंगे आप? टोटल प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का मास ले लेंगे, और इस मास में से आप माइनस करेंगे एटॉमिक मास, और इसमें से इलेक्ट्रॉन का मास माइनस कर दिए, तो इससे आपको मिल जाएगा डेल्टा एम। अब चक्कर ये है कि डेल्टा एम क्यों हुआ और कैसे आया, इसकी वजह क्या है? तो इसकी वजह आपको दूसरी प्रॉपर्टी में मिलती है, और वो है बाइंडिंग एनर्जी। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन प्रोटॉन रिपल्शन होता है, प्रोटॉन प्रोटॉन रिपल्शन प्रेजेंट रहता है, लेकिन फिर भी ये न्यूक्लियॉन्स साथ में रहते हैं, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स इनको बांध कर रखता है। न्यूक्लियर फोर्स जो है, उस न्यूक्लियर फोर्स की वजह से प्रोटॉन प्रोटॉन रिपल्शन जो है वो ओवरकम हो जाता है। अब बाइंडिंग एनर्जी हमें क्या सिखाती है कि जब न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है, जब न्यूक्लियस बनता है, जब न्यूक्लियस बन रहा होता है, when nucleus formation takes place, जब न्यूक्लियस बनता है, तो न्यूक्लियस कैसे बनेगा? न्यूक्लियस ऐसे बनेगा कि सबसे पहले आप इकट्ठा करना शुरू करेंगे। तो मान लीजिए कि एक प्रोटॉन ही आ गया यहाँ पर। अब आप क्या करेंगे? दूसरे प्रोटॉन को इनफाइनाइट से ला करके यहाँ पर जोड़ेंगे, तो ये दूसरा प्रोटॉन यहाँ आ जाएगा। ये वाला प्रोटॉन इस आने वाले प्रोटॉन को क्या करेगा? रिपेल करेगा। इस तरह से आप एक और प्रोटॉन को लेकर के आएंगे और इस प्रोटॉन को यहाँ ला के रखेंगे, तो फिर आपको और रिपल्शन का सामना करना पड़ेगा। यानी कि जब न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है तो वर्क यानी एनर्जी इज रिक्वायर्ड। अब ये एनर्जी देने वाला कोई है तो है नहीं यहाँ पर। ये एनर्जी कहाँ से मिलती है? ये एनर्जी जो मिलती है ये मास से मिलती है। आइंस्टीन ये बताता है, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, सम पार्ट ऑफ द मास ऑफ न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस के मास का कुछ भाग एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। और ये एनर्जी किस काम आती है?
this energy is released during the nuclear formation. इसका मतलब न्यूक्लियर फॉर्मेशन के समय जब ये न्यूक्लियस बन रहा होता है, न्यूक्लियस का निर्माण हो रहा होता है, बाहर से पार्टिकल्स, चाहे वो प्रोटॉन हो चाहे वो न्यूट्रॉन हो, यहाँ पर आकर के इकट्ठे हो रहे हैं, बस रहे हैं रहने के लिए। तो न्यूक्लियस के फॉर्मेशन के टाइम पर एनर्जी रिलीज होती है, और ये एनर्जी जो रिलीज हो गई, ये एनर्जी कहाँ से आई? ये एनर्जी मास से ही आई है। दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम मास। इसका मतलब मास जो है वो पहले से कुछ कम हो जाएगा, क्योंकि उसका कुछ पार्ट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप कहोगे कि सर अगर इतनी ही एनर्जी हम दोबारा दे दें, तो अगर यही एनर्जी आप इसको वापस लौटा दो, इफ सेम एनर्जी इज सप्लाइड टू द न्यूक्लियस, अगर न्यूक्लियस को आप इतनी ही एनर्जी सप्लाई कर दोगे, तो सारे के सारे पार्टिकल्स जो होंगे वो वापस इनफाइनाइट पे चले जाएंगे और न्यूक्लियस टूट जाएगा। ऑल द पार्टिकल्स आर सेपरेटेड, अलग हो जाएंगे, और न्यूक्लियस खत्म हो जाएगा, न्यूक्लियस टूट जाएगा। एंड न्यूक्लियस डिवाइडेड इनटू पार्टिकल्स, केवल पार्टिकल अलग अलग हो जाएंगे, न्यूक्लियस का नामो निशान खत्म हो जाएगा। तो कितनी एनर्जी आपको देनी पड़ेगी? तो इसका मतलब बाइंडिंग एनर्जी की दो डेफिनेशन हो गई है। अगर आपसे कोई बोले कि बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, तो अब आप खुल के जवाब दे सकते हैं। बाइंडिंग एनर्जी की दो डेफिनेशन आ गई हैं। इट इज द एनर्जी which is released during nucleus formation। ये वो एनर्जी है जो न्यूक्लियस फॉर्मेशन के टाइम पर रिलीज होती है, मतलब पार्टिकल्स को इनफाइनाइट से पास लाने में। और इट इज द एनर्जी which is required to break the nucleus into its constituent particles। यही वो एनर्जी है जो न्यूक्लियस फॉर्मेशन के टाइम पर रिलीज होती है, या यही वो एनर्जी है जो न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए हमें ज़रूरी होती है। अब ये एनर्जी होती कितनी है, ये हमारे काम की बात है। बाइंडिंग एनर्जी जो होती है, ये होती है डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। आइंस्टीन का रिलेशन है, जानते ही हैं आप। डेल्टा एम सी स्क्वायर इतनी एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी के बराबर होती है, और इसके अंदर जो डेल्टा एम है वो क्या है? डेल्टा एम है मास डिफेक्ट। कैसे कैलकुलेट करेंगे सीख लेंगे अभी हम। डेल्टा एम सी स्क्वायर जब आप यूज करते हैं, डेल्टा एम, अगर आपने डेल्टा एम को किलोग्राम में ले लिया है, और सी यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट होती है, आप जानते ही हैं, और लाइट की स्पीड को आपने यहाँ पर 3 × 10⁻⁴
8 मीटर पर सेकंड रखा है। तो ई बी की जो वैल्यू आएगी डेल्टा एम सी स्क्वायर, वो जूल में आएगी। ठीक है। वैसे सी स्क्वायर की अगर हम बात करें तो वैल्यू फिक्स है, 3 इंटू 10⁸ का स्क्वायर, यानी कि 9 इंटू 10⁻16। डेल्टा एम कैसे कैलकुलेट किया जाएगा वो देखते हैं अभी। अगर आपने डेल्टा एम को सीधा एएमयू में रख दिया है, एटॉमिक मास यूनिट में रख दिया है, ठीक है ना, और सी की वैल्यू पुट कर देंगे आप इसके अंदर, तो बाइंडिंग एनर्जी जो मिलती है आपको, डेल्टा एम आप रखेंगे किस में रखेंगे, एएमयू में रखेंगे, ठीक है ना, इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसमें सी स्क्वायर सब हट गया है। एनर्जी जब कभी आप सी स्क्वायर की वैल्यू ये रखेंगे तो एनर्जी आपको जूल में मिलेगी। फिर आप जानते ही हैं कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल बराबर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो डेल्टा एम कैलकुलेट करेंगे आप। डेल्टा एम कैलकुलेट करने के बाद में उसको 931 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बन जाएगी एनर्जी आपकी किस में, ये एनर्जी बन जाएगी आपकी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है। तो बाइंडिंग एनर्जी डेल्टा एम इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये ध्यान रखिएगा कि इस फॉर्मूले को जब आप यूज कर रहे हैं तो ये क्या है, एएमयू में मास है। जैसे मान लो तुम्हारे सामने ये क्वेश्चन आता है कि अगर डेल्टा एम यानी मास डिफेक्ट 1 ग्राम है तो बताओ ईबी कितना आएगा। तो आप जानते हैं कि 1.6 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, इसको आप बोलते हैं 1 एएमयू, है ना। किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे हम, तो ये 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम बराबर 1 एएमयू। तो 1 ग्राम बराबर क्या आ जाएगा, 1 ग्राम आ जाएगा 1/1.6 इंटू 10⁻⁻24, 1 एएमयू। 1 ग्राम बराबर इतना एएमयू आ गया। यानी डेल्टा एम जो आपको 1 ग्राम दिया था वो इतना एएमयू हो गया। कितना एएमयू हो गया, 1/1.6 10⁻⁻24 एएमयू हो गया। अब आप इसको वैल्यू रख देंगे तो डेल्टा यानी कि बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी 1/1.6 इंटू 10⁻⁻24 इंटू 931, ये आ जाएगी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा का मतलब 10⁻6 और इलेक्ट्रॉन का वोल्ट का मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर जूल में आ जाएगा। तो आप ऑप्शंस देख लीजिएगा। तो ये हो जाएगा 1/1.6 10⁻⁻24 इंटू 931 इंटू 10⁻6 इंटू 1.6 10⁻⁻19, अब ये आ जाएगा जूल में। न्यूक्लियर फिजिक्स में खास बात यही है कि इसकी कैलकुलेशन आपको बहुत माइन्यूटली करनी पड़ेगी। कैलकुलेशन पे आपको इसमें विशेष ध्यान लगाने की आवश्यकता रहेगी। ठीक है, देख लीजिए कैसे किया है उसको, फिर आगे बढ़ते हैं।
हो गया। तो आगे बढ़े। इसके आगे आता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो नंबर 3 है, इसको एवरेज बाइंडिंग एनर्जी भी कहते हैं। यानी EB के ऊपर बार लगा हुआ मिलेगा, या फिर इसको बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन भी कहते हैं। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होती है? जो बाइंडिंग एनर्जी आपने कैलकुलेट की है उसमें आप मास नंबर का डिवाइड कर दो। तो मास नंबर का डिवाइड करोगे तो आपको जो बाइंडिंग एनर्जी मिलेगी उसे कहा जाएगा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, या फिर एवरेज बाइंडिंग एनर्जी। और इस एवरेज बाइंडिंग एनर्जी से ही न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी का पता लगता है। स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस, यानी कि नाभिक का स्थायित्व, कौन न्यूक्लियस ज़्यादा स्टेबल है, इज determined by EB बार। यानी जिस न्यूक्लियस का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज़्यादा होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगी। बस आपको बाइंडिंग एनर्जी में मास नंबर का डिवाइड करना है। जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आता है, ये 3 मटेरियल हैं आपको दे रखे हैं यहाँ पर। ठीक है, 3 मटेरियल हैं, ये अलग अलग मटेरियल हैं। एक मटेरियल है P, एक मटेरियल है Q और एक है R। इनके मास नंबर दे रखे हैं आपको। मास नंबर दे रखा है मतलब A की वैल्यू दे रखी है आपको। यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 6 है। और बाइंडिंग एनर्जी भी दे रखी है आपको। ये बाइंडिंग एनर्जी दे रखी है 100, 60 और मान लो कि 6 है ना, चलो 66। अब आपसे बोलेगा कि बताओ विच न्यूक्लियस इज मोर स्टेबल। इन सभी में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है? सेकंड क्वेश्चन में आपसे ये पूछ लिया कि बताओ ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या है। स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है, ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए। तो बहुत ही आसान है ये। बाइंडिंग एनर्जी में आपको नंबर ऑफ न्यूक्लियस का डिवाइड करना है। इसको देखते आपको पता लग जाएगा P के लिए कितना आएगा और Q के लिए कितना आएगा, R के लिए कितना आएगा, ये चेक कर लीजिए। तो P के लिए कितना आएगा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। बाइंडिंग एनर्जी है 100, न्यूक्लियन है 10, तो इसकी वैल्यू 10 आ जाएगी। Q के लिए इसकी वैल्यू आ जाएगी 60/5।
आर के लिए इसकी वैल्यू आ जाएगी 66/6 मतलब कि 11। इसका मतलब सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन हो गया इन सभी के अंदर? क्यू सबसे ज़्यादा स्टेबल हो गया। तो पहले का आंसर तो मिल गया आपको क्यू। क्यू सबसे ज़्यादा स्टेबल है, उसके बाद में स्टेबल का नंबर आएगा आर का, और उसके बाद नंबर आएगा पी का, क्योंकि पी की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबसे कम आ रही थी। ठीक है। एक और क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर। कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ 2He4 ठीक है। मास ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन तो आपको याद ही करना पड़ेगा। प्रोटॉन का जो मास होता है 1.007826 AMU, और मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.008665 AMU। हाँ, और ये आपको मिल जाएगा हीलियम का मास। ये आपको दे रखा है, मान लो 4.00260 AMU। तो पहले आपका स्टेप रहेगा कि आप डेल्टा एम कैलकुलेट करें, और उसके बाद में आपका स्टेप रहेगा, तो स्टेप नंबर 1 में डेल्टा एम कैलकुलेट करेंगे आप। 2 प्रोटॉन हैं और 2 न्यूट्रॉन हैं, इनके मास में से, और जो मास आपको दे रखा है हीलियम का, वो माइनस कर देंगे। ये मास ऑफ हीलियम न्यूक्लियस दे रखा है आपको, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 आप चाहे तो कॉमन ले लें। 1.007826 प्लस 1.008665 माइनस 4.00260। इसको कैलकुलेट करेंगे आप तो डेल्टा एम आ जाएगा। ये काम आपका है कि आप इसको कैलकुलेट करें, और उसके बाद में जो भी वैल्यू आएगी डेल्टा एम की, स्टेप नंबर 2 में बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट हो जाएगा। डेल्टा एम को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 931, तो आपका आंसर आ जाएगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आपसे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पूछा जाता, यानी एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पूछी जाती, तो जो बाइंडिंग एनर्जी आपको मिली है यहाँ से, उसकी वैल्यू आप यहाँ रख देंगे, और इसमें कुल मिलाकर कितने न्यूक्लियस हैं 4, उसका डिवाइड कर देंगे, तो आपको इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मिल जाएगा। ठीक है। एक और क्वेश्चन दे रहा हूं मैं यहाँ पर, आप उसको ट्राई करना बैठ करके। आपको दे रखा है मास ऑफ फेरस न्यूक्लियस 55.9349 AMU, और फेरस का न्यूक्लियस दे रखा है 26 Fe56। फाइंड आउट डेल्टा एम, बाइंडिंग एनर्जी और एवरेज बाइंडिंग एनर्जी।
मैं आपको बता देता हूँ, इसके अंदर 26 प्रोटॉन्स हैं और 30 इसके अंदर न्यूट्रॉन हैं। तो इसमें आपको अलग अलग मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 30, चलो पहले प्रोटॉन लिख देते हैं, 26 MP प्लस 30 MN, इनके मास आप जोड़ दीजिएगा, माइनस कर देंगे ये मास जो आपको दे रखा है। वैसे आपको बता दूं कि मास ऑफ प्रोटॉन आपने अभी याद किया है 1.007826, मास ऑफ न्यूट्रॉन है 1.008665। ठीक है। पांचवी प्रॉपर्टी जो आती है न्यूक्लियस से रिलेटेड, वो आती है बाइंडिंग एनर्जी कर्व। वैसे ये जो कर्व होता है ये एवरेज बाइंडिंग एनर्जी का होता है, यानी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का कर्व होता है ये। और जब आप अलग अलग न्यूक्लियस का कर्व खींचते हैं बाइंडिंग एनर्जी का, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का, तो यहाँ पर हम लेते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो ऊपर के तरीके से पता लगाई गई है। और यहाँ पर लेते हैं हम मास नंबर। तो जो ग्राफ आता है वो कुछ इस टाइप का आता है। ग्राफ का बस हल्का सा शेप आप याद रखिएगा। इस तरह का शेप आता है इसका। इसके अंदर जो खास बातें हैं याद करने की, एक तो ये कि सबसे ज़्यादा ये किसका मिलता है, कौन से न्यूक्लियस का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबसे ज़्यादा होता है। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबसे ज़्यादा फेरस का ही होता है, 26 फेरस 56 का। और ये वैल्यू जो होती है ये अप्रॉक्सीमेटली 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। इसके इधर जो न्यूक्लियस पाए जाते हैं, इसके आसपास की अगर हम बात करें तो ये रीजन स्टेबिलिटी का रीजन कहलाता है। इसके अंदर सबसे ज़्यादा स्टेबल तो आपको दिख ही रहा है, कौन है, फेरस है। ये स्टेबिलिटी का रीजन कहलाता है। जितने न्यूक्लियस इस रीजन में आते हैं वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं। इसके बाद जो न्यूक्लियस होते हैं जो इधर मिलते हैं वो हैवी न्यूक्लियस कहलाते हैं, इसलिए ये टूट जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। इनमें डिवाइड होने की टेंडेंसी पाई जाती है और डिवाइड न्यूक्लियस को डिवाइड होने को ही हम क्या बोलते हैं, फिशन। और इधर वाले जो न्यूक्लियस हैं वो लाइट न्यूक्लियस कहलाते हैं, हल्के न्यूक्लियस। और लाइट न्यूक्लियस जो है वो कंबाइंड होने की टेंडेंसी रखते हैं, मतलब आपस में जुड़ना चाहते हैं वो, क्योंकि जुड़ करके वो स्टेबिलिटी रीजन में आने की कोशिश करते हैं। ये टूट करके स्टेबिलिटी रीजन में आने की कोशिश करते हैं। तो इसका मेन पॉइंट जो मिलता है वो ये कि A=56 यानी कि जो फेरस एलिमेंट होता है ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है इस दुनिया में। ए की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 150 से जो ज़्यादा होती है, ऐसे न्यूक्लियस जो होते हैं वो फिशन रिएक्शन प्रोड्यूस करते हैं
हैवी न्यूक्लियस होते हैं, और ए की वैल्यू 50 से जो कम होती है, या फिर आप 40 से मान लीजिए, ऐसे न्यूक्लियस हल्के होते हैं और वो न्यूक्लियर फ्यूजन की रिएक्शन देते हैं। फ्यूजन का मतलब होता है कंबाइंड। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम बात करें, कि अगर इस रीजन में कोई दो न्यूक्लियस मिल रहे हैं आपको, ए और बी, यहाँ पर कोई रीजन मिल रहा है सी, यहाँ मिल रहा है डी, या यहाँ मिल रहा है ई, तो ए और बी में कंबाइंड होने की प्रॉपर्टी मिलेगी और ये ए और बी मिल करके सी बनाने की कोशिश करेंगे, तो ऐसी रिएक्शन को फ्यूजन रिएक्शन कहा जाएगा। दूसरी तरफ जो हैवी न्यूक्लियस हैं डी और ई, ये अपने आप ही टूट जाएंगे और अपने आप ही टूट कर कुछ एक ऐसा एलिमेंट बनाने की कोशिश करेंगे जिसमें से एक एलिमेंट सी हो ताकि ये स्टेबल बन जाए, दूसरा एलिमेंट चाहे ए हो या बी हो या ऐसा कुछ भी हो, लेकिन ये एलिमेंट कौन सा होना चाहिए, सी। तो ऐसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम, टूटना। टूटना मतलब फिशन। और इस न्यूक्लियस के टूट करके स्टेबल होने के जो रिएक्शन होता है, इसी को हमने आगे जाकर के क्या कहा था, रेडियो एक्टिविटी कहा था। ठीक है। अब जब न्यूक्लियस टूटता है तो अल्फा बीटा पार्टिकल्स देता है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि कौन से रीजन में ऐसे न्यूक्लियस मिलेंगे जो फिशन देंगे, कौन से ऐसे मिलेंगे जो फ्यूजन देंगे। ठीक है। सिक्स्थ प्रॉपर्टी आती है लाइन ऑफ स्टेबिलिटी। अगर हम न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की संख्या के बीच में ग्राफ खींचें, एक तरफ हम लें न्यूट्रॉन्स की संख्या, और न्यूट्रॉन्स की संख्या को मैंने यहाँ पर बोल दिया है n। n आपको पता है कितना होता है, a माइनस जेड, और ये है z। मतलब एक तरफ आपको न्यूट्रॉन की संख्या रखनी है और एक तरफ आपको प्रोटॉन की संख्या रखनी है। इस तरफ आपने रखा है न्यूट्रॉन और इस तरफ रखा है आपने प्रोटॉन। और न्यूक्लियस, अलग अलग न्यूक्लियस का हम ग्राफ खींचते हैं, तो ये ग्राफ जो है ये हमें कुछ ऐसा मिलना चाहिए उम्मीद के हिसाब से, कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बराबर रहें। तो ये इमेजिनरी लाइन है, ये इमेजिनरी लाइन आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बराबर दिखा रही है। प्रैक्टिकली जो एलिमेंट्स हमें पीरियोडिक टेबल में मिलते हैं वो कुछ ऐसे होते हैं कि ये एलिमेंट कुछ दूरी तक तो इस लाइन को फॉलो करते हैं और उसके बाद में वो इस लाइन से डेविएट होकर के इस तरफ बढ़ जाते हैं। इस तरफ मतलब यहाँ पर देखिए, आप अगर ध्यान से देखें तो इस लाइन पर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बराबर है, इस लाइन के इधर न्यूट्रॉन ज़्यादा होंगे और इस लाइन के इधर प्रोटॉन ज़्यादा होंगे। तो ऐसा कोई न्यूक्लियस नहीं मिलेगा आपको जिसमें प्रोटॉन ज़्यादा हो। तो अगर आप न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की बात करते हैं, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन की आप जब बात करते हैं, तो किसी भी स्टेबल न्यूक्लियस के अंदर आपको दो ही बातें मिलेंगी। स्टेबल न्यूक्लियस के अंदर दो ही बातें मिलेंगी, या तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होंगे, और या फिर न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से ज़्यादा होगी। ऐसा कोई न्यूक्लियस नहीं मिलेगा, ऐसा अभी तक कोई भी न्यूक्लियस नहीं है जिसमें प्रोटॉन की संख्या न्यूट्रॉन से ज़्यादा हो। तो ये जो लाइन आपको दिख रही है जो एक्चुअल में मिली है, इसे आप बोलते हैं लाइन ऑफ स्टेबिलिटी।
जो मैंने बोला है उसको आप एक बार रिवाइंड करके फिर सुनिएगा आराम आराम से, ठीक है ना। तो हमें ये दिख रहा है यहाँ पर कि जो हल्के न्यूक्लियस होते हैं, ये लाइट न्यूक्लियस, जहाँ पर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन लगभग बराबर पाए जाते हैं, फॉर लाइट न्यूक्लियस यानी हल्के न्यूक्लियस के लिए प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बराबर होते हैं, यानी इनमें n और z का जो रेशियो है वो कितना होता है, 1 होता है, ठीक है ना। और उसके बाद में जो हैवी न्यूक्लियस होते हैं, जो भारी न्यूक्लियस होते हैं, उसमें न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से ज़्यादा होती है और ये रेशियो जो होता है वो 1.6 तक पहुंचता है, अप्रॉक्सीमेटली 1.6 तक पहुंच जाता है, ठीक है ना। अब जो न्यूक्लियस हल्के होते हैं ये फ्यूजन देते हैं, आपको पता ही है, और जो न्यूक्लियस भारी होते हैं वो फिशन देते हैं। अगर हम एक ऐसे न्यूक्लियस की बात करें जो यहाँ पर है और एक ऐसा न्यूक्लियस की बात करें जो यहाँ पर है, तो इसमें तो न्यूट्रॉन्स और भी ज़्यादा हो जाएंगे क्योंकि ये और इस तरफ चला गया है। जैसे जैसे आप यहाँ जाते जाएंगे वैसे वैसे न्यूट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे, ठीक है ना। तो जो हैवी न्यूक्लियस होते हैं उनमें अल्फा पार्टिकल डिके करने की टेंडेंसी होती है और जो हल्के होते हैं उनमें बीटा पार्टिकल्स की। ये कंपैरिजन मैं आपको ऊपर वालों के लिए बता रहा हूँ कि जिसमें n बाय जेड की वैल्यू कम और n बाय जेड की वैल्यू ज़्यादा है। मैं नीचे वाले न्यूक्लियस की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर हम ऊपर की बात करते हैं, यहाँ पर ये जो न्यूक्लियस होते हैं इधर इस लाइन के जो इस तरफ मिलेंगे आपको, ये न्यूक्लियस अगर ये बहुत ज़्यादा बड़े हैं तब तो ये अल्फा पार्टिकल का डिके करेंगे, ये तो अल्फा डिके करेंगे या फिर ये बीटा प्लस का डिके करेंगे, और ये जो पार्टिकल हैं ये बीटा माइनस का डिके करते हैं फ्यूजन के दौरान, नहीं फिशन के दौरान, ठीक है। ये सब चीज़ें आपके बिल्कुल याद करने की ही चीज़ें हैं जिनको आप तसल्ली से याद कीजिएगा तो आपको ये बातें और समझ में आएंगी, ठीक है ना। और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो आते हैं वो थियोरेटिकली आते हैं। न्यूक्लियर फिशन और न्यूक्लियर फ्यूजन जो रिएक्शन हमारी बची हैं इसको हम तसल्ली से नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज का जो लेक्चर है वो बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि आज का लेक्चर पूरी तरह से आपके लिए याद करने का है। इसमें जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो ये थी कि या तो आप डेल्टा एम कैलकुलेट करना सीखें, बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करना सीखें, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स, उसके बाद में आप बाइंडिंग एनर्जी का कर्व, और उसके बाद में आप लाइन ऑफ स्टेबिलिटी, ये सब आपकी पढ़ने की चीज़ें हैं जिनको आप ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट में कंक्लूड करेंगे इसको और पढ़ेंगे हम न्यूक्लियर फिशन और न्यूक्लियर फ्यूजन।